साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का, जो कि है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मीन्स यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालनी है, परंतु शर्त है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहाँ पर अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार बना लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमने चालक तार बनाया है ना, ये अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई का हम लोग एक चालक तार बना लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एक समान आवेशित, यानी कि इस पर भी हमें जो आवेश देना है ना, वो एक समान आवेश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह देते हैं कि इस पर एक समान आवेश है, जैसा कि हमने पूरे पर धनात्मक आवेश ले लिया है। तो इस प्रकार से एक समान आवेशित हमने चालक तार ले लिया है। इसके निकट कहा गया, तो इसके निकट हम लोग एक बिंदु P ले लेते हैं। तो इसके निकट बिंदु P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो वो इसके निकट हो जाएगा। तो यहाँ से चालक तार से इस बिंदु P तक की दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r है। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ तक हमने क्वेश्चन से किया है अनंत लंबाई का। तो अनंत लंबाई का एक चालक तार बना लिया, एक समान आवेशित है तो एक समान आवेशित कर दिया। इससे निकट ज्ञात करना था, तो निकट एक बिंदु P ले लिया, यहीं पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। अब यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, इस चालक तार के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। वो किस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ की रचना होगी, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, एक बेलन की रचना करते हैं। किसकी? बेलन की। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बेलन किस प्रकार से बनेगा। तो बेलन हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग बेलन बनाते हैं, इन दोनों सिरों को ऐसे मिला देते हैं। मुख्यतः ये बिंदु P से ही होकर हम लोग बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक बेलन बना देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिख गया होगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये जो हमने बेलन बनाया है ना, इस जो बेलन की ये लंबाई है, ये कितनी मान लेते हैं, स्मॉल l मान लेते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को आसानी से फिगर क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है ना, ये पूरा बेलन, इसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, कहीं पर भी ले सकते थे। तो यहाँ पर हमने ले लिया अल्पांश क्षेत्रफल। तो अगर ये हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इस अल्पांश का dA वेक्टर होगा, क्योंकि स्मॉल है तो dA हो जाएगा। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, वो E वेक्टर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E होगी। तो यही हमें निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र E है ना, ये इस चालक तार के, ये जो हमने अनंत लंबाई का चालक तार लिया है, इसके लंबवत है। लंबवत का मतलब कुछ इस प्रकार से है, चालक तार ऐसे है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा dA है और E है, ये लंबवत नहीं है। dA और E ये लंबवत नहीं है, ये दोनों एक ही दिशा में हैं। मीन्स इन दोनों के बीच अगर कोण लिया जाएगा तो वो थीटा 0 होगा, क्योंकि दोनों समांतर दिख रहे होंगे आपको। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फिगर। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है। क्या है? अनंत लंबाई का चालक तार है, जिस पर एक समान आवेश वितरित है, से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस अनंत लंबाई के चालक तार के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसकी लंबाई क्या है, l है। तो वो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं कि माना एक अनंत लंबाई का चालक तार, जिस पर एक समान आवेश वितरित है, से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चालक तार के परितः एक l लंबाई के गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर प्रूफ में हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। किससे? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो क्या होती है परिभाषा, यहाँ पर इसकी परिभाषा से, तो परिभाषा हमारी होती है फाई ई बराबर, क्या होता है, फाई
ई बराबर होता है यहाँ पर ई ए, यहाँ पर वेक्टर लगा होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, और यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह होता है। तो ये होती है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटरवल वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। अगर नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है यही ए और ये वाला बी, साथ में कॉस थीटा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए था, यहाँ पर क्या है, वेक्टर ई है। जैसे यहाँ पर वेक्टर बी था, यहाँ पर क्या है, वेक्टर डी ए है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगा रहने देंगे, ई डी ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर हटेगा तो हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से ई इंटू डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आसानी से। और अभी हमने बात की कि ई और डी ए के मध्य जो कोण बनेगा यहाँ पर वो 0 अंश होगा, क्योंकि दोनों समांतर हैं तो वो क्या होगा, 0 अंश होगा। तो थीटा बराबर क्या लेंगे, 0 अंश। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन तो सेम टू सेम उतर जाएगा, ये ई डी ए भी जैसे का तैसे लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 0 अंश। तो क्या होता है, जो कॉस 0 अंश होता है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर नहीं पढ़ा तब भी कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको याद हो जाएगा कि कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि कॉस ए की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का किसी चीज़ में गुणा करो तो वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से फाई ई की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे। तो अभी यहाँ पर हमने सिंपल सा किया क्या है, बस वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लगाई है और यहाँ से हमने फाई ई निकाल दिया और इसे हमने क्या कह दिया, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगा, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय तो आपको पढ़ाई है ना हमने, तो गॉस की प्रमेय से यदि ना पढ़ा हो तो आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जरूर देखिएगा। तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये हमारी होती है गॉस की प्रमेय। तो ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से फाई ई हमने निकाला पहले कहाँ से, पहले हमने निकाला वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इक्वेशन फर्स्ट। दोबारा हमने फाई ई कहाँ से निकाला, गॉस की प्रमेय से, और इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है हमारा, इनका कंपेयर कर देंगे, इनकी तुलना कर देंगे। तो तुलना करने पर यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि जो बायां पक्ष है बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ई तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा डी ए का, जिसमें डी लगा है इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा तो होगा क्या, डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, मीन्स यहाँ ये इंटीग्रेशन डी को कैंसिल कर देता है, यहाँ केवल ए बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा ई इंटू ए बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ई ए बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट के। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ई ए बराबर आ गया क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए इप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड दे देंगे, इक्वेशन थर्ड तक आप लोगों को आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर हमें दो सूत्र प्रयोग करने हैं जो हम इधर लिख रहे हैं। पहला तो हमें प्रयोग करना है ए का, मीन्स क्षेत्रफल क्या होगा, किसका क्षेत्रफल लेना है, जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, मीन्स बेलन बनाया है ना हमने, तो हमें बेलन का क्षेत्रफल लेना है। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है
2 पाई आर एच। और यहाँ पर हमने जो बेलन बनाया ना, इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है, एल मानी है, तो इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, एल रखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा 2 पाई आर एल। तो ये हमारा हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स एक ही जगह पर यहाँ पर हमें ये पुट करना है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर और प्रयोग करेंगे रेखीय आवेश घनत्व का। किसका, रेखीय आवेश घनत्व का। वो क्या होता है, आप तो कहोगे इसको आपने कभी सुना ही नहीं है। तो चलिए भाई सुन लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अगर कोई चालक तार है, अगर कोई क्या है, चालक तार है और इस पर एक समान आवेश है, एक समान आवेश है, तो इस पर रेखीय आवेश घनत्व आ जाता है। क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, कि एकांक लंबाई पर, की लंबाई आपकी एक हो, एकांक लंबाई पर जो आपकी आवेश की संख्या होती है ना, आवेश की संख्या, इसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है Q/L, यानी कि एकांक लंबाई पर अगर L का मान 1 हो जाए तो जो Q होगा वही तो होगा लैम्डा। तो एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की संख्या को ही हम लोग कहते हैं लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा ये दो फार्मूले, कि रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला क्या होता है और बेलन का क्षेत्रफल का क्या होता है। तो वही यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा E = Q/, एक ही जगह पर क्या रखेंगे, 2 पाई आर एल, क्योंकि हमने बेलन बनाया था। तो 2 पाई आर एल हो गया, इंटू ये क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके आगे करेंगे क्या, ये क्यों ऊपर दिख रहा होगा आपको और ये नीचे एल दिख रहा होगा। एक हिसाब से ये Q/L है कि नहीं है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E = यहाँ पर 1/2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट इंटू Q/L। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले तो आप ये बताइए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि गुणा करना है तो Q का 1 में गुणा करेंगे तो Q आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम करेंगे क्या, जो Q/L है इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, लैम्डा पुट कर देंगे। तो E = आ जाएगा 1/2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, लैम्डा पुट कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला आ गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। पर हम लोग सवाल को सरल करने के लिए यहाँ पर फार्मूले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्यों किया जा रहा है, 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया जा रहा है। तो भाई इसमें भी हमारा ही फायदा है, इसमें हमारा ही लॉजिक है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। तो पहले हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया, अब इस 2 को हम लोग लैम्डा के पास रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/, ये 2 2 जा 4, मीन्स 2 दूनी 4, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एक साथ रख दिया, ये 2 दूनी 4 हो गया, पाई हो गया, इप्सिलॉन नॉट एक साथ रख दिया। और ये 2 हमारा बचा है ना ऊपर वाला, उसको हमने ऐसे लिखा 2 लैम्डा अपॉन ये r बचा है, r लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, E = 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r। और ये हमारा सूत्र होता है अनंत लंबाई के एक समानावेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने 2 से गुणा और 2 से भाग क्यों किया। हम लोग करते क्या है, हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, यानी कि 9 × 10⁹। तो क्योंकि अगर यहाँ 1/2 पाई यहाँ पर जैसे था 1/2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा बढ़े ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट बना लेते हैं। और जब भी सवाल में ये आएगा तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला होता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस प्रकार से ये हमारा फार्मूला प्रूव्ड हो जाता है। तो बहुत ही आसान था हमारा। सबसे पहले हमने किया क्या था, सबसे पहले हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी थी, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई ई निकाला था। इसके बाद हमने किया क्या, गॉस की प्रमेय से फाई ई निकाला। उसके बाद दोनों की तुलना कर दिया, मीन्स बायां बाएं के बराबर है तो दायां दाएं के बराबर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन डी ए था इसका ए आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद हमने किया क्या, इसके बाद क्षेत्रफल की जगह पर हमने बेलन का क्षेत्रफल पुट कर दिया और उसके बाद जहाँ पर Q/L आया यहाँ पर हमने लैम्डा पुट कर दिया, रेखीय आवेश घनत्व रख दिया और इस प्रकार से हमारा ये फार्मूला आ गया E = 1/4πε0 × 2 λ/r। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।